और क्या कहती है पुलिस? सुनील उसकी बात की ओर ध्यान दिए बिना बोला। घातक रिवॉल्वर के बारे में पुलिस की थ्योरी है कि शीला ने खून करने के बाद रिवॉल्वर या तो तुम्हें दे दी थी या उसने रिवॉल्वर से सजनानी को दी थी और सजनानी ने तुम्हें दी थी। फिर वही रिवॉल्वर पुलिस की तफ्तीश में गड़बड़ी फैलाने की नीयत से तुम गोपीनाथ के साथ हो पाए थे। रमाकांत, मैंने तो ये सब इसलिए किया था क्योंकि मुझे शीला का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, लेकिन सजनानी ने ये सब क्यों किया? सुनील, पुलिस की निगाहों में शीला बड़े गड़े हुए चरित्र की लड़की है। यानी कि सजनानी उसका बॉयफ्रेंड है? पुलिस तो ऐसे ही समझ रही है। तौबा। रमाकांत ने नया सिगरेट सुलगाया। पुलिस की निगाहों में शीला के पास हत्या का उद्देश्य क्या था? सुनील ने नया सवाल किया। भाई, मनोहर लाल ने उसके बाप का कत्ल किया था ना। अपने बाप का बदला लेने के लिए उसने मनोहर लाल का कत्ल कर दिया और ये बात पुलिस को खुद सजनानी ने बताई थी। और क्या? कोई और बात? बस छुट्टी। पुलिस के उस चश्मदीद गवाह का पता नहीं लगा जिसने कत्ल की रात को किसी युवती को होटल के पिछवाड़े की सीढ़ियों से उतरते देखा था? हाँ, पता लगा ना। भाई माफ़ी देना प्यारो, बताना भूल गया। हाँ, बताओ कौन है वो होटल सेसिल का असिस्टेंट मैनेजर है, नाम है नागपाल। वो उस रात होटल के पिछवाड़े में क्या कर रहा था? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, जो मालूम है भाई वो सुन लो। शीला को गिरफ्तार कर लेने के बाद पुलिस ने उसका आमना सामना नागपाल से करवाया था। नागपाल ने शीला को फौरन पहचान लिया था। उसने दावा किया है कि यही वो लड़की थी जिसे उसने होटल के पिछवाड़े की सीढ़ियों से उतरते देखा था। कैसे देखा था? वो खुद कहाँ था? ये सब मुझे नहीं मालूम। इस सिलसिले में प्रभुदयाल ने तुम्हारी खिंचाई नहीं की? मेरी? हाँ, नागपाल तो ये भी कह रहा था कि जिस आदमी की गाड़ी में सवार होकर शीला वहाँ से गई थी वो तुम थे। ये वो कैसे कह सकता है? वो क्या मुझे जानता है? प्रभुदयाल ने उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, कहता है तुम ही वो आदमी थे। तस्वीर के दम पर ही नागपाल ने ऐसा कह दिया? प्रभुदयाल तुम्हारा उसका रूबरू आमना सामना भी जरूर करवाएगा। और फिर प्रभुदयाल तो कहता है कि उसका वो कथित चश्मदीद गवाह आदमी को ठीक से देख नहीं सका था। उसने तो मुझे यही बोला था क्योंकि वो कार के भीतर बैठा हुआ था, अंदर अंधेरा था। ये सब मुझे नहीं पता। तो इस आदमी से मिलना होगा। हाँ, ज़रूर मिलो। अभी खबर लेता हूँ मैं इस नागपाल के बच्चे की। तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी ले आऊँ? हाँ, तुम ले आओ। और रमाकांत ने अपनी गाड़ी की चाबियाँ सुनील की ओर उछाल दी। सुनील ने चाबियाँ संभाली। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर ठिठक गया। उसके माथे पर बल पड़ गए। अब क्या हुआ? यार, वो उस गोली की बड़ी हैरानी है। कौन सी गोली? वो जो मैंने गोपीनाथ के ऑफिस में चलाई थी। उसे उसकी खिड़की की चौखट में से कोई निकाल कर ले गया है। मुझे क्या पता कौन निकाल कर ले गया। प्रभुदयाल तो इस बारे में बहुत तड़प रहा होगा। हाँ, हो सकता है। तो तुम क्यों उखड़ रहे हो? अरे मैं क्यों उखड़ूंगा? उखड़ना होता तो शुरू में उखड़ जाता, जब तुमने नगदऊ के मामले में हरी झंडी दिखा दी थी। अब क्या उखड़ूंगा? ये सुनकर सुनील वहाँ से बाहर निकल आया। वो रमाकांत की शानदार इम्पाला ड्राइव करता हुआ मेहता रोड पहुँचा। उसने कार सेसिल होटल की पार्किंग में खड़ी की और भीतर रिसेप्शन पर पहुँचा। वहाँ मौजूद युवक से उसने कहा कि वो असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर नागपाल से मिलना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक छोटे से ऑफिस नुमा कमरे में भेज दिया, जहाँ के एक 40 साल का सूट बूटधारी व्यक्ति बैठा था। मिस्टर नागपाल? यस। सुनील ने उससे हाथ मिलाया और उसके सामने बैठता हुआ बोला, मेरा नाम सुनील है, सुनील कुमार चक्रवर्ती। नागपाल अर्थहीन ढंग से मुस्कुराया। तो आपने मुझे पहचाना नहीं? नागपाल ने एक बार फिर गौर से सुनील की तरफ देखा और फिर खेदपूर्ण स्वर में कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तो फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मिस्टर नागपाल, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। मंगलवार रात को आपके होटल में हुए मनोहर लाल के कत्ल के सिलसिले में मैं आपसे चंद सवाल पूछने आया हूँ। कैसे सवाल? आपको मालूम है कि मनोहर लाल की हत्या का इल्ज़ाम शीला ज्ञानचंदानी नाम की एक युवती पर लगाया जा रहा है? हाँ, पुलिस ने मुझे बताया था। और हमारे सुनने में आया है कि हत्या की रात को आपने होटल के पिछवाड़े की सीढ़ियों से एक युवती को उतरते देखा था और आपने उसे साफ साफ पहचाना था। हाँ, ये वही युवती थी जो उस वक्त कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है, शीला ज्ञानचंदानी। हाँ, तो आपने उसे साफ पहचाना था? हाँ।
जिस वक्त वो पिछवाड़े की सीढ़ियाँ उतर रही थी उस समय आप कहाँ थे? मैं वहीं पर ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे की बालकनी में खड़ा था। आप वहाँ क्यों खड़े थे? मिस्टर सुनील, हमें मालूम हुआ था कि मनोहर लाल के स्वीट में पिछवाड़े के रास्ते से लड़कियां आती थी। ये एक इज़्ज़तदार होटल है। हम नहीं चाहते कि ये किसी प्रकार के स्कैंडल का शिकार हो। हमारे होटल में ठहरे किसी मेहमान से लड़कियां मिलने आए, हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमें इस बात का पूरा एतराज़ था कि यहाँ ऐसी लड़कियां आएँ जो रिसेप्शन से गुजर कर भीतर आने की बजाय पिछवाड़े के सुनसान रास्ते से आने जाने की तरजीह ना देती हों। हमें ऐसी शिकायत मिली थी, इसलिए उसकी सत्यता को चेक करने के लिए उस रोज़ पिछवाड़े की सीढ़ियों की चुपचाप में निगरानी कर रहा था। तो आपने पहले भी कभी पिछवाड़े की सीढ़ियों से किसी लड़की को मनोहर लाल के स्वीट में आते जाते देखा था? मैंने नहीं देखा था, लेकिन स्टाफ के लोगों ने देखा था। जिस होटल के स्टाफ ने देखा था वो शीला ज्ञानचंदानी थी? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मंगलवार रात को आपने खुद अपनी आंखों से शीला ज्ञानचंदानी को पिछवाड़े की सीढ़ियों उतरते देखा था। हाँ। आपको ये कैसे मालूम कि वो मनोहर लाल के स्वीट से ही निकली थी? क्योंकि मैंने उसे मनोहर लाल के स्वीट से निकलकर पिछवाड़े की सीढ़ियों पर कदम रखते देखा था। आपने उसे पिछवाड़े की सीढ़ियों से उतरकर गली में जाते देखा था? हाँ। और उस वक्त आपने उसकी शक्ल पहचान ली थी? नहीं, वो गली में अंधेरा था, उस वक्त मुझे उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दी थी। आई सी। तो फिर आपने ठीक से शक्ल कब देखी उसकी? इतनी ठीक से कि बाद में आप उसकी विधिवत शिनाख्त भी करने पहुंच गए? मैं होटल से निकलकर उसके पीछे पीछे गया था। तो आप उसके पीछे सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि आप उसकी सूरत देखना चाहते थे? हाँ, उसकी सूरत देख चुकने के बाद मेरा इरादा फ़ौरन वापस लौट जाने का हो गया। तो आपने क्या देखा? वो लड़की ब्लॉक के सिरे पर पहुंचकर मोड़ पर घूमी। आगे एक कार खड़ी थी जिसमें वो सवार हो गई। तो उसके कार में बैठने के समय तक आप उसका पीछा कर रहे थे? हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि तब तक आप उसकी अच्छी तरह से सूरत नहीं देख पाए थे। नागपाल हड़बड़ा गया। देखिए सर, सुनील विनीत भाव से बोला, आप लड़की के पीछे किस लिए गए थे? उसकी अच्छी तरह से शक्ल देखने के लिए? उसकी तरह शक्ल देख लेने के बाद आप वापस लौट आने वाले थे। उसके कार में आप बैठने तक भी आप उसके पीछे थे। क्या इन सब बातों से ये साबित नहीं होता कि आप तब तक अच्छी तरह से उसकी शक्ल देखने में कामयाब नहीं हो पाए थे? ये कैसे कह सकते हैं आप? इट स्टैंड्स टू रीज़न सर, आप उस लड़की के कार में सवार हो जाने तक उसके पीछे थे। अगर वो कार से सवार ना हुई होती और अभी और आगे तक पैदल चलती रही होती तो जाहिर है आप भी उसका पीछा कर रहे होते। हाँ, मगर तब तक आप उसकी शक्ल खूब अच्छी तरह देख चुके होते, तो आप और आगे तक उसके पीछे जाने का इरादा क्यों करते भला? आप तो वहाँ से लौट आए होते। वो खामोश रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस लड़की की शक्ल अच्छी तरह नहीं देखी थी, क्योंकि ऐसी नौबत आने से पहले ही वो एकाएक कार में सवार हो गई थी और कार वहाँ से रवाना हो गई थी। मैंने उसकी शक्ल बहुत अच्छी तरह से देखी थी। तो फिर आप और आगे तक उसके पीछे क्यों लगे रहे? आप अपना मतलब हल हो जाने के बाद वापस क्यों नहीं लौटे? मैं उसकी शक्ल और ज़्यादा सही से देखना चाहता था। किस लिए सर? इसलिए क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप उसकी शक्ल देख चुके थे वो आपको शिनाख्त के लिए काफ़ी नहीं लग रहा था। मैंने उसकी शिनाख्त की थी। नागपाल साहब, सारी खूबसूरत और नौजवान लड़कियां मोटे तौर पर देखने में एक जैसी ही लगती हैं। आपको शिनाख्त में धोखा भी हुआ हो सकता है। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ था, मैंने उसे ठीक से पहचाना था, पहले भी और बाद में भी। ओके ओके, सुनील शांति से बोला। वो नहीं चाहता था कि नागपाल के व्यवहार में असहनशीलता पैदा हो, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। अच्छा, तो सर आपने उस आदमी को भी देखा था जिसकी कार में सवार होकर शीला ज्ञानचंदानी यहाँ से गई थी? मैंने उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं देखा था जितनी अच्छी तरह मैंने शीला को देखा था। तो क्या वो कार से बाहर निकला था? नहीं। कार की डोम लाइट जल रही थी? नहीं। फिर तो कार के भीतर अंधेरा रहा होगा। फिर आपने उसकी सूरत कैसे देखी? जहाँ कार खड़ी थी वहाँ पास ही बिजली का खंभा था जिससे काफ़ी रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ रही थी। तो आप जानते हैं वो आदमी कौन था? नहीं। सुना है पुलिस वालों ने आपको कोई तस्वीर दिखाई थी और पूछा था कि क्या वो उस आदमी की तस्वीर थी जिसने शीला ज्ञानचंदानी को लिफ्ट दी थी? हाँ, आपने ठीक कहा, आपने ठीक सुना ही है ये बात। राजनगर में तो हज़ारों लोग बसते हैं, पुलिस को आपको कोई एक तस्वीर दिखाना कैसे सूझा?
उस कार की वजह से जिसमें वो आदमी बैठा था। उस कार पर ब्लास्ट का नाम लिखा था। मैंने पुलिस को ये बात बता दी है। मैंने पुलिस को ये बात बताई थी। आई सी, यानी कि जिस आदमी ने शीला को लिफ्ट दी थी वो कोई मेरा ही हमपेशा था। ऐसा ही मालूम होता है नागपाल साहब, सुनील उपहासपूर्ण स्वर में बोला। वो कहीं मैं तो नहीं। नागपाल हड़बड़ाया। उसने गौर से सुनील की सूरत देखी और बोला, आप ब्लास्ट से संबंधित हैं? जी हाँ, मैं वहीं का पत्रकार हूँ। जरा मेरी सूरत और ज़्यादा गौर से देखिए और फिर बताइए, जिस आदमी की तस्वीर पुलिस वालों ने आपको दिखाई थी, कहीं वो मैं तो नहीं? हाँ, मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं नमस्ते कर रहा हूँ। कहते हुए सुनील वहाँ से उठ खड़ा हुआ और फिर बिना दोबारा नागपाल पर दृष्टिपात किए वहाँ से बाहर निकल गया। सुनील ने रमाकांत के विशाल इम्पाला को संचनानी की मुगल बाग स्थित कोठी के कंपाउंड में ले जाकर रोका। वो पहले नेताजी सुभाष मार्ग गया था, लेकिन वहाँ से उसे मालूम हुआ था कि गोपीनाथ आज जल्दी ही ऑफिस से चला गया था। सुनील इस उम्मीद से वहाँ आया था कि नवविवाहित पत्नी का पति ऑफिस से जल्दी छुट्टी करके अगर कहीं गया ही होगा तो वो घर ही गया होगा। उसने कॉल बेल बजाई। एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। गोपी है? जी हाँ सर, हैं। जरा बुलाओ। नौकर ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया और सहमति में सर हिलाता हुआ वो अंदर चला गया। सुनील एक सोफे पर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। तभी कॉल बेल फिर बज उठी। सुनील ने उस दरवाजे की तरफ निगाह डाली जिसमें घुसकर नौकर दृष्टि से ओझल हो गया था। फिर नौकर को वापस आता ना पाकर उसने स्वयं ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने इंस्पेक्टर प्रभुदयाल खड़ा था। कुछ क्षण दोनों सकपकाए से एक दूसरे की सूरत देखते रहे। फिर प्रभुदयाल के मुंह से निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल हुआ? कहीं जाओ तो वहाँ जाकर कुछ करना क्या ज़रूरी होता है? मेरा मतलब है यहाँ कैसे आए? सजनानी से मिलने। कौन सा सजनानी, बाप या बेटा? भाई जो भी मिल जाए। हटो रास्ते से। सुनील एक तरफ हट गया। प्रभुदयाल भीतर दाखिल हुआ। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए, मुझे तुम्हारी भी तलाशी लेनी थी। प्रभुदयाल बोला। वजह? मैं तुम्हारा उस आदमी से आमना सामना कराना चाहता हूँ जिस मंगलवार रात को होटल सेसिल के पिछवाड़े में तुम्हें शीला ज्ञानचंदानी को लिफ्ट देते देखा था। आई सी, और तुम कैसे यहाँ आए? तुम्हारे जैसा बेमतलब और बेहुदा जवाब दूँ तो जीप में बैठकर। वैसे मैं यहाँ गोपीनाथ से रिवॉल्वर की उस अदला बदली के बारे में पूछताछ करने आया हूँ जो तुमने बुधवार को उसके ऑफिस में की थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब सुनील उखड़ गया था। अभी ना मैं तुम्हारे सामने बात करता हूँ ना, फिर तुमसे सुनता हूँ कि तुम क्या कहते हो और वो क्या कहता है। मुझे पता है वो क्या कहेगा। क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि हाँ मैंने रिवॉल्वर्स बदली थी। वो ऐसा इसलिए कहेगा क्योंकि इसी में उसकी बीवी की भलाई है। तभी गोपीनाथ वहाँ पहुँच गया। प्रभुदयाल को देखकर वो सकपकाया। प्रत्यक्ष था उसे पुलिस के आगमन की खबर नहीं थी। फिर उसने अपने आप को संभाला और मेहमान नवाज व्यक्ति के स्वर में बोला, तशरीफ़ रखिए साहबान। प्रभुदयाल और सुनील बैठ गए। गोपी उनके सामने आ बैठा। वो पहले सुनील से बोला, कैसे आए भाई साहब? तुम्हारे पापा से मिलने आया था। सजनानी घर पर है? नहीं। तो ठीक है मैं जाता हूँ। बैठ जाओ। प्रभुदयाल कर्कश स्वर में बोला। तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते। सुनील आंखें निकाल कर बोला। हाँ। प्रभुदयाल दांत भींचकर क्रूर स्वर में बोला। फिर ठीक है। सुनील यूं बोला जैसे उसे उसका मनपसंद जवाब मिल गया हो। वो वापस यथास्थान बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, पैसे की बड़ी माया इंस्पेक्टर साहब। क्या बक रहे हो? मुझे तो हवलदार भेजकर पुलिस हेडक्वार्टर पकड़ कर मंगवाते हो। यहाँ बड़ी शराफत दिखाई तो टेलीफोन करके मुझे तलब कर लेते हो, या फिर पुलिस हेडक्वार्टर में मेरे ऑफिस में या मेरे पास पहुँच जाओ ऐसा सुनाते हो। सुनील दयाल प्रभुदयाल के स्वर की नकल करता हुआ बोला, लेकिन पैसे वाले आदमी के पास? वाह भाई वाह, दौड़े दौड़े आते हो। शट अप। अब पैसे वाला आदमी फरमाता है कि मैं बकता हूँ। आई सेड शट अप। सुनील खामोश हो गया। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया। तभी नौकर सबको चाय सर्व कर गया। फिर प्रभुदयाल गोपीनाथ से संबोधित हुआ, आप ज़रा मेरी ओर ध्यान दीजिए। जी। प्रभुदयाल ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे गोपीनाथ के सामने मेज़ पर रख दिया। इसको पहचानते हैं? गोपीनाथ ने सशंक निगाह रिवॉल्वर पर डाली। मुझे जवाब की कोई जल्दी नहीं। आप रिवॉल्वर उठाकर अपने हाथ में ले लीजिए, उल्टिए पलटिए ठोकिए बचाइए और जवाब दीजिए। गोपीनाथ ने प्रभुदयाल के कहने पर रिवॉल्वर उठा ली। और हाँ, जवाब देते समय ये भी ध्यान में रखना गोपी,
सुनील सहज भाव से बोला कि इसी रिवॉल्वर से कत्ल हुआ है। ये मर्डर वेपन है, इसी वजह से ये इंस्पेक्टर साहब के अधिकार में है। गोपी ने यूं रिवॉल्वर वापस मेज पर रखी जैसे वो अभी तक सांस थामे था। प्रभुदयाल ने कहर भरी निगाहों से सुनील की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। क्या कहते हैं आप? फिर वो गोपीनाथ से संबोधित हुआ। ये रिवॉल्वर देखने में वैसी ही है जैसी मेरे पास भी थी, लेकिन मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। यानी कि ये उन 3 रिवॉल्वर में से कोई एक हो सकती है जो आपके पिता की मिल्कियत थी? हाँ जी। हमें मालूम हुआ है कि उन 3 रिवॉल्वर में से एक रिवॉल्वर आपके पिता ने आपको दी थी। एक वो अपने पास अपने शोल्डर होल्स्टर में रखते थे और एक वो अपने ऑफिस में सेफ में रखते थे, ठीक? जी। ये रिवॉल्वर कत्ल में इस्तेमाल हुई है, ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है। लेकिन हमारे पास ये जानने का कोई साधन नहीं कि ये हूबहू एक जैसी 3 रिवॉल्वर में से कौन सी रिवॉल्वर है। ये रिवॉल्वर आप वाली है या आपके पिता वाली है या उनकी सेफ वाली है, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हत्या की रात को आपके पापा ने अपनी रिवॉल्वर शीला ज्ञानचंदानी को दी थी और फिर अपनी सेफ वाली रिवॉल्वर निकाल कर अपने पास अपने शोल्डर होल्स्टर में रख ली थी। गोपीनाथ खामोश रहा। अब मैं आपसे भी इस वाली रिवॉल्वर के बारे में सवाल करना चाहता हूँ। क्या ये सच है? कत्ल से अगले दिन यानी कि बुधवार यानी कि परसों आपने अपनी रिवॉल्वर अपनी मेज़ से निकाल कर सुनील को दी थी? जी हाँ, सच है। सुनील ने क्या किया इस रिवॉल्वर के साथ? वो कुछ क्षण इसे अपने हाथों में उलटता पलटता रहा था और फिर इसने इसका घोड़ा दबा दिया था, जिसकी वजह से एकाएक गोली चल पड़ी थी। वो रिवॉल्वर ये नहीं थी। सुनील मेज़ पर पड़ी रिवॉल्वर की ओर संकेत करता हुआ बोला। सवाल ही पैदा नहीं होता। गोपीनाथ बोला, अगर ये रिवॉल्वर मर्डर वेपन है तो ये रिवॉल्वर मेरी वाली रिवॉल्वर ही हो नहीं सकती। लेकिन हालात ये बताते हैं कि जो रिवॉल्वर तुम मेरे साथ जाकर शीला ज्ञानचंदानी को देकर आए थे, वो यही रिवॉल्वर थी जो इस वक्त तुम्हारे सामने मेज़ पर पड़ी है। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो घातक रिवॉल्वर तुम्हारे अधिकार में थी? नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। गोपीनाथ एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला। इसका मतलब हकीकत में ये हुआ कि ये रिवॉल्वर तुम्हारे अधिकार में थी। तुम इस रिवॉल्वर को मेरे ऑफिस में अपने साथ लेकर आए थे। तुमने मेरी रिवॉल्वर से गोली चलाई थी और फिर गोली चलने की हड़बड़ी में ये घातक रिवॉल्वर तुमने मेरे सर थोप दी थी। फिर तुम ही ने अपनी बातों से फुसलाकर मुझे ये रिवॉल्वर शीला को देकर आने के लिए मजबूर किया था। आप ये बात दावे के साथ कह सकते हैं? प्रभुदयाल मेज पर पड़ी गन की ओर संकेत करता हुआ बोला कि ये रिवॉल्वर आपको सुनील ने दी थी? हाँ, गोपीनाथ दृढ़ स्वर में बोला। बुधवार को आपके ऑफिस में? हाँ। उससे पहले आपने सुनील को अपनी रिवॉल्वर दी थी जिसमें से उसने एक गोली चलाई थी? हाँ, उस वक्त मैं उस गोली के चलाने को एक एक्सीडेंट समझा था, लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुनील ने वो गोली जानबूझकर चलाई थी, क्योंकि गोली चलने की वजह से मची हड़बड़ी में वो रिवॉल्वर बदल सके। इसने रिवॉल्वरों को अदला बदली इतनी होशियारी के साथ किया कि उस वक्त मैं इसकी शरारत को समझ नहीं सका। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि सुनील मुझे कितने बड़े स्टंट में फंसाना चाहता था। वो चाहता था कि बाद में तफ्तीश होने पर यह समझा जाए कि कत्ल के समय घातक हथियार मेरे अधिकार में था। गोपी, सुनील ने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि? तुम चुप रहो, प्रभुदयाल कहर भरे स्वर में बोला। क्यों चुप रहूं? तुम यहाँ गोपी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर मेरा पुलिंदा बांधने का सामान कर रहे हो और मैं चुप रहूं? मैं इसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं पढ़ा रहा। तो फिर तुम मुझे चुप क्यों करना चाहते हो? तुम मुझे इससे बात करने से क्यों रोकना चाह रहे हो? तुम इससे क्या बात करना चाहते हो? मैं भी तो इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? गोपी, तुम दावा कर रहे हो कि मैंने रिवॉल्वर की अदला बदली की थी। मैंने तुम्हारी वाली रिवॉल्वर अपने पास छुपा ली थी और उसकी जगह ये रिवॉल्वर थमा दी थी जो इस वक्त तुम्हारे सामने मेज पर पड़ी है। हाँ। तुमने मुझे रिवॉल्वर की अदला बदली करते देखा था? नहीं। देखा होता तो क्या मैं तुम्हें ऐसी हरकत करने देता? लेकिन तुमने ऐसा किया था, तब किया था जब हर किसी का ध्यान चली हुई गोली की तरफ था और कोई ये नहीं देख रहा था कि तुम क्या कर रहे थे। लेकिन अगर तुमने या किसी ने मुझे रिवॉल्वर बदलते देखा नहीं था तो तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ किया था? अब ये तो 2 + 2 = 4 पैसा सीधा सवाल है।
यानी कि तुम इस वक्त अपना ये अंदाज़ा बयान कर रहे हो कि हकीकत में ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हाँ, हालात साफ जाहिर कर रहे हैं कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही है। बहरहाल है तो ये अंदाज़ा ही ना, अपनी आंखों से तो तुमने कुछ नहीं देखा। फिर भी हुआ यही है, तुम्हारे ख्याल से यही हुआ है। और गोपी, ये आइडिया भी कल तुम्हें मैंने ही दिया था कि तुम इसी बात पर अड़े रहना कि मैंने रिवॉल्वर बदली थी। ये हकीकत है। ये 100% हकीकत ही तो है। अपने इस ख्याल को हकीकत का दर्जा देने की कोशिश तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसी में तुम्हारी अपनी बीवी की भलाई दिखाई दे रही है। मेरी बीवी को इन सब में मत घसीटो सुनील। मिस्टर गोपीनाथ, जरा इधर मेरी तरफ देखिए। गोपीनाथ प्रभुदयाल की तरफ घूमा। बुधवार को आपने सुनील को रिवॉल्वर थमाई थी। हाँ, वो रिवॉल्वर ये तो नहीं थी। प्रभुदयाल ने मेज पर पड़ी रिवॉल्वर की तरफ संकेत किया। हरगिज नहीं, आपने इसे अपनी वाली रिवॉल्वर थमाई थी। हाँ, लेकिन जब वो रिवॉल्वर भी देखने में ऐसी ही थी तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि वो रिवॉल्वर यानी कि घातक रिवॉल्वर ये नहीं थी? क्योंकि अभी आप ही ने तो बताया ना कि मेज पर पड़ी इस रिवॉल्वर से मंगलवार रात को मनोहर लाल का खून हुआ है। ये संभव ही नहीं है कि वो मेरी वाली रिवॉल्वर से हुआ होगा। बुधवार मैंने अपने ऑफिस में इसे सुनील को दिया था। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मंगलवार को मेरी रिवॉल्वर मेरे पास थी। कहाँ? मेरे ऑफिस में, मेरे मेज की दराज में। बुधवार को भी वो वहीं थी। जब सुनील ने आपकी रिवॉल्वर मांगी थी तो आपने उसे अपनी रिवॉल्वर, अपने वाली रिवॉल्वर, अपनी मेज के दराज में से निकाल कर दी थी। हाँ, फिर सुनील ने उसमें से एक गोली चला दी थी और फिर रिवॉल्वर आपको वापस सौंप दी थी। वही रिवॉल्वर नहीं सर, कोई और रिवॉल्वर। लेकिन तुमने अपनी आंखों से मुझे रिवॉल्वर बदलते नहीं देखा था गोपी। सुनील बीच में बोला। हर चीज़ अपनी आंखों से देखनी जरूरी नहीं होती, गोपीनाथ ने भी तीखे स्वर में जवाब दिया। अच्छा, मैंने चंद्रमा पर रॉकेट उतरते अपनी आंखों से तो नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या मुझे मालूम नहीं? ये मिसाल यहाँ लागू नहीं होती गोपी। चंद्रमा पर रॉकेट उतरता तुमने नहीं देखा, लेकिन औरों ने तो देखा था ना। उन्होंने तो देखा था ना जिन्होंने रॉकेट चंद्रमा पर उतारा था। लेकिन मुझे रिवॉल्वर की अदला बदली करते किसी ने नहीं देखा था, ना तुमने ना तुम्हारे ऑफिस के स्टाफ ने। लेकिन रिवॉल्वर तुमने ही बदली थी। छोड़ो, अभी तुमने इंस्पेक्टर साहब को बताया कि मंगलवार को तुम्हारी वाली रिवॉल्वर तुम्हारे पास थी, राइट? हाँ। हर्षण, हाँ। तुम मंगलवार को कभी भी अपने ऑफिस से उठाकर कहीं नहीं गए थे उसे? मैं लंच के लिए बाहर गया था। तो वहाँ पर तुम अपनी गन साथ लेकर गए थे? नहीं, वो तो दराज में थी। अपनी मेज़ के दराजों को ताला लगाते हो तुम? नहीं। फिर दावा करते हो कि रिवॉल्वर मंगलवार को हर क्षण तुम्हारे अधिकार में थी? हाँ। अच्छा ये बताओ, मंगलवार की शाम को तुम कहाँ थे? होटल शाहजहाँ में। वहाँ अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी से मिलने गया था। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। तो वहाँ रिवॉल्वर साथ लेकर गए थे? नहीं, मेज़ की दराज में रखी हुई थी। यानी कि तुम्हारी रिवॉल्वर सारी रात मेज़ के खुले दराज में पड़ी रही? नहीं, होटल शाहजहाँ से लौटती बार मैं अपनी ऑफिस में गया था और वहाँ से अपनी रिवॉल्वर निकाल कर लाया था। और घर कितने बजे पहुँचे थे तुम? 9:30 या 10 बजे के करीब। उस वक्त रिवॉल्वर कहाँ थी? मेरे पास, मेरे कोट की जेब में। यहाँ आकर तुमने जब कपड़े उतारे होंगे तो रिवॉल्वर कोट की जेब में ही रह गई होगी। नहीं, कपड़े उतारने से पहले मैंने रिवॉल्वर को जेब से निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। और अगली सुबह जब तुम अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए थे तो उस वक्त रिवॉल्वर ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद थी? हाँ, उसको कहाँ जाना था? तुम उसे वहाँ से उठाकर अपने ऑफिस में अपने साथ ले गए थे। गोपीनाथ खामोश हो गया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। प्रभुदयाल बड़ी गौर से उसके एक एक एक्शन को नोट कर रहा था। जवाब दीजिए, प्रभुदयाल बोला। वो दरअसल जब मैं ऑफिस को रवाना हुआ था तो रिवॉल्वर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी रह गई थी। मैं उसे वहाँ से उठाकर साथ ले जाना वो भूल गया था। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया था तब तो रिवॉल्वर तुम्हारी मेज़ की दराज में थी। ये क्या कोई और रिवॉल्वर थी? नहीं, वही रिवॉल्वर थी। तो फिर वो तुम्हारे पास कैसे पहुंची?
मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैं अपनी रिवॉल्वर ले जाना भूल गया। मैंने उसे कहा था कि वो मुझे ऑफिस में दे जाए, तो वो दे गई थी। यानी कि तुम्हारी रिवॉल्वर सारी रात उपेक्षित सी तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल पर मेज पर पड़ी रही। सुबह तुम उसको वहीं भूल आए। फिर वो रिवॉल्वर तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे ऑफिस में आकर तुम्हें दी। इसके बावजूद भी तुम ये कहते हो कि वो रिवॉल्वर हर क्षण तुम्हारे अधिकार में थी। अगर किसी वक्त रिवॉल्वर मेरे अधिकार में नहीं थी तो मुझे मालूम था कि वो कहाँ थी। कैसे मालूम था तुमको? तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी रिवॉल्वर के साथ क्या बीती ये तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऑफिस में जो रिवॉल्वर तुम्हें देकर गई थी उसी से कत्ल हुआ हो, और वही रिवॉल्वर, मर्डर वेपन, तुम्हें ने मुझे सौंप दी हो। गोपीनाथ का चेहरा कानों तक लाल हो गया। वो एकाएक उछलकर खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। वो कहर भरे स्वर में बोला, क्या मतलब? तुम मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? कि मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं तो सिर्फ अपना अंदाज़ा जाहिर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा अंदाज़ा चल सकता है तो मेरा अंदाज़ा क्यों नहीं चल सकता भाई? अगर मेरे इस अंदाजे से तुम्हें ऐसी मिर्चें लगी हैं तो समझ लो तुम्हारे अंदाजे से मुझे भी ऐसी मिर्चें लगी होंगी। मेरी बीवी ने रिवॉल्वर बदली हो ये नामुमकिन है। तो फिर ये भी नामुमकिन है कि मैंने रिवॉल्वर बदली हूँ। तुम्हारी बीवी कोई दूध की धुली तो नहीं, और मैं भी तो कोई चोर नहीं। जो गज तुम अपनी बीवी की किसी करतूत को नापने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसे ही तुम्हें मेरी भी किसी हरकत को नापने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सुनील, आई विल किल यू, बाय गॉड आई विल किल यू। गोपीनाथ सांप की तरह फुफकारा। इंस्पेक्टर साहब, आप गवाह हैं। ये आदमी मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है। अगर निकट भविष्य में मेरा कत्ल हो जाए तो इसके लिए इसे ही जिम्मेदार ठहराया जाए। गेट आउट फ्रॉम हियर। गोपीनाथ दहाड़ा। व्हाट डू यू मीन? गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। लेकिन ये तो तुम्हारा घर नहीं है, ये तो तुम्हारे फादर का घर है, और वो कभी भी मुझे यहाँ आने के पर उन्हें कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। He will now. We will cross that bridge when we teach it. You? मिस्टर गोपीनाथ, प्रभुदयाल बीच में बोल पड़ा। आप ज़रा मेरी बात सुनिए। गोपीनाथ प्रभुदयाल की तरफ घूमा। बैठ जाइए। गोपीनाथ खड़ा रहा। हम यहाँ आपके मेहमान हैं। हम बैठे रहें और आप खड़े रहें, ये शोभा नहीं देता। अगर आप नहीं बैठना चाहते तो हम भी उठकर खड़े हो जाते हैं। गोपीनाथ धम से सोफे पर बैठ गया। आपकी बीवी घर पर है? हाँ, बुलाइए उन्हें। क्या? मैंने अर्ज किया है ज़रा अपनी मिसेज को बुलाइए। किस लिए? उनसे चंद सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल? रिवॉल्वर के बारे में। मैं ये ज़रूरी नहीं समझता, पर मैं समझता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको आईजी से बात कर चुका हूँ। आईजी साहब ने मुझसे वादा किया है कि मेरी बीवी को मनोहर लाल के कत्ल के मामले में नहीं घसीटा जाएगा। मैं आपकी बीवी को कत्ल के मामले में नहीं घसीट रहा। मैं उससे केवल चंद सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो भी आपकी मौजूदगी में। आप जरा बुलाइए उन्हें। सॉरी। क्या सॉरी? मैं अपनी बीवी से कोई सवाल पूछे जाने की ज़रूरत नहीं समझता। आईजी साहब ने मुझसे वादा किया है कि। प्रभुदयाल एकाएक हत्ते से उखड़ गया। वो गरज कर बोला, जो पहली बार उसके स्वर में एक पुराने पुलिसी जैसी बांगी की झलक दिखाई दी। मुझे बार बार मत सुनाइए कि आईजी साहब ने आपसे क्या वादा किया है। मुझे इस बात की ज़रा परवाह नहीं कि उन्होंने आपसे क्या कहा है, आईजी साहब ने या खुद गृह मंत्री से। मैं आपसे एक बड़ी मामूली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ अपनी कोठी में अपने सामने अपनी धर्मपत्नी से कुछ सवाल पूछने का मौका दीजिए। आपको इस वक्त यहाँ मेरी दरख्वास्त नाकबूल करने का अख्तियार है। मैं आपका इनकार सुनकर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन अपने ऑफिस में पहुँचते ही आपकी बीवी को हेडक्वार्टर में पकड़ कर मंगवाऊँगा। फिर आप भी हथेली लगा लीजिएगा और आईजी साहब से भी लगवा लीजिएगा, समझे? गोपीनाथ के चेहरे के कई रंग आए और गए। अब एक पब्लिक सर्वेंट का वक्त खराब मत कीजिए। जल्दी जवाब दीजिए। अपनी बीवी को यहाँ बुला रहे हैं या मैं उन्हें पुलिस थाने बुलाऊं? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? सबकी गर्दन एक साथ भीतर दरवाजे की तरफ घूमी। दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। आपकी तारीफ? मैं इनकी पत्नी उर्मिला हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर प्रभुदयाल है। मैं मनोहर लाल नाम के एक आदमी के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज़?
कत्ल से ताल्लुक़ रखने वाले सवाल? वो सवाल कत्ल से ताल्लुक़ रखते हो भी सकते हैं और नहीं भी। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपके पति को एतराज़ है। इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा, क्यों गोपी? गोपी दांत भींचे खामोश बैठा रहा। उर्मिला हौले हौले चलती हुई अपने पति के समीप पहुंची और आकर अपने पति की बगल में बैठ गई। उसने धीरे से गोपीनाथ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फिर उसने एक सरसरी निगाह सुनील पर डाली और पूछा, तो आप भी पुलिस ऑफिसर हैं? नहीं, बंदे को सुनील कहते हैं। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और आपके ससुर साहब का दोस्त हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं आपके पति का भी दोस्त था, लेकिन शायद अब नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पति आपको गेट आउट कह रहे थे? जी हाँ, बदकिस्मती से ये हुक्म मेरे लिए ही हुआ था। उर्मिला ने शिकायत भरी निगाहों से अपने पति की तरफ देखा। गोपीनाथ ने मुंह फेर लिया। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? आपके सामने मेज़ पर एक रिवॉल्वर पड़ी है। आपने ये रिवॉल्वर पहले कभी देखी है? मैंने ऐसी ही एक रिवॉल्वर हाल ही में देखी थी, लेकिन मैं ये दावा तो नहीं कर सकती कि ये वही थी। दरअसल ऐसी चीज़ों की मुझे कोई ख़ास पहचान नहीं है। ऐसी रिवॉल्वर आपने कब देखी थी और कहाँ देखी थी? ऐसी रिवॉल्वर मैंने मंगलवार रात को अपने पति के पास देखी थी। इन्होंने मेरे सामने उसे अपने कोट की जेब से निकाल कर बाहर ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। मंगलवार रात को कितने बजे? 10:30 के करीब। फिर बुधवार सुबह भी आपने ये रिवॉल्वर देखी थी? हाँ ना, ये ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। ऑफिस जाते वक्त ये साथ ले जाना भूल गए थे। फिर मैंने इन्हें फ़ोन करके रिवॉल्वर के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि मैं इसे ऑफिस में दे जाऊं, तो मैं दे आई। आपने रिवॉल्वर अपने पति के जाने के बाद देखी थी? हाँ। पहले क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपने पति के जाने के बाद ही सोकर उठती हूँ ना। आप इतनी देर बाद सोकर उठती हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप विवाहित हैं? हाँ, बाल बच्चे वाला। तो जब आपकी नई नई शादी हुई थी, कुछ याद है आपको? उन दिनों आपकी बीवी कितने बजे सोकर उठा करती थी? प्रभुदयाल का चेहरा कानों तक लाल हो गया। सुनील बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा सपाट रख पाया। आपने कितने बजे रिवॉल्वर अपने पति के ऑफिस में पहुंचा दी थी? यही कोई 11 बजे। लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि रिवॉल्वर वही थी जो सामने मेज़ पर पड़ी थी या कोई और थी? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो पिस्तौल तमंचों से वैसे ही बड़ा डर लगता है। जो रिवॉल्वर आपने अपने पति के ऑफिस में पहुंचाई थी, उसमें कोई खाली कारतूस था? मैंने कहा ना आपको, मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो खोलकर नहीं देखा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मंगलवार रात को मेरे पति ने अपने कोट की जेब में से एक रिवॉल्वर निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। फिर बुधवार की सुबह को मैंने वहीं या वैसे ही रिवॉल्वर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी देखी थी। फिर मैं अपने पति को फ़ोन किया, उन्होंने बोला और मैं जाकर उनके ऑफिस में दे आई। मंगलवार रात 10:30 बजे से लेकर बुधवार सुबह तक कोई तीसरा शख्स आपके बेडरूम में आया था? उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन प्रभुदयाल पहले ही बोल पड़ा, यानी कि नहीं आया था। उर्मिला ने इनकार में सर हिलाया। सुनील फिर मुस्कुराया। वो समझ गया कि उर्मिला फिर प्रभुदयाल की उसकी नई नई शादी की याद दिलाने लगी थी। प्रभुदयाल खामोश हो गया। सुनील ने खंखार कर गला साफ किया, बोला, क्या मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, तुम मेरी बीवी से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। हो डार्लिंग, डोंट बी लाइक दैट। वो तुमसे ज़रूर कोई बेहुदा सवाल पूछेगा। हाँ, मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं। देखो तो कितने भले आदमी लगते हैं ये। गोपीनाथ खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे से असंतोष के भाव नहीं गए। आप क्या पूछना चाहते हैं मिस्टर सुनील? मंगलवार रात को आप कहाँ थी? देखा? इट्स ऑल राइट डार्लिंग। फिर उसने सुनील के प्रश्न का उत्तर दिया। मैं तो यहीं थी। ये कोठी तो बहुत बड़ी है। इस कोठी में कहाँ? पहली मंजिल पर, अपने बेडरूम में। हर्षण? हाँ। आपको मालूम है कि आपके पति ने मंगलवार रात को 2 बार आपको फ़ोन किया था? हाँ, मेरे पति ने मुझे ऐसा कहा था। फ़ोन तो बेडरूम में है। उसका पैरेलल कनेक्शन कोठी में कहीं और भी है? नहीं। आपके सामने फ़ोन की घंटी बजी थी। हाँ ना, 2 बार बजी थी। फिर आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? नहीं उठाया। वजह? क्योंकि मेरे पति ने मुझे बताया था कि वो एक ऐसा नंबर था जो डायरेक्टरी में अनुसूचित नहीं था। वो फ़ोन इन्होंने ख़ास तौर से बेडरूम में सिर्फ मेरे से बात करने के लिए लगवाया था। जब घंटी बजी तो मैं समझ गई कि फ़ोन वही कर रहे होंगे, इसलिए मैंने जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया था, क्योंकि मैं इनसे खफा थी। मुझे तो इसी बात से एतराज़ था कि मेरी पति शादी के फ़ौरन बाद मुझे राजनगर में लाते ही दफ्तर के पछड़ों में पड़ गए थे।
ऊपर से शाम को घर आने के बजाय ये अपने बिजनेस के चक्कर में रात को कहीं चले गए। गुस्से से जानबूझकर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। वापस आकर इन्होंने मुझसे फ़ोन के बारे में पूछा था तो मैंने गुस्से में कह दिया यहाँ कोई फ़ोन वोन नहीं आया था। या तो मेरी आंख लग गई थी जिसकी वजह से मुझे घंटी सुनाई नहीं दी थी, या फिर गलत नंबर मिल गया था और इन्हें आपकी बात पर विश्वास हो गया। सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर मर्द है ना, मर्द कहीं औरतों की बातों पर विश्वास करते हैं। ये तो समझ रहे थे कि इनकी गैर हाजिरी में मैं अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई थी। और मिला? गोपीनाथ नाराज़गी भरे स्वर में बोला। तो फिर तुमने मुझसे क्यों पूछा था कि मैं कहाँ गई थी? गोपीनाथ ने बेचैनी से पहलू बदला। वो मुंह से कुछ नहीं बोला। आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं सुनील साहब? उर्मिला ने सुनील से कहा। वैसे ये तो हो सकता है ना कि जो रिवॉल्वर आप ड्रेसिंग टेबल से उठाकर अपने पति को देकर आई थी उसमें एक खाली कारतूस मौजूद रहा हो। ऐसी सूरत में उसी रिवॉल्वर में से आप द्वारा गोली चल चुकने के बाद उसमें 2 खाली कारतूस होने चाहिए थे, बशर्ते कि जो रिवॉल्वर गोपीनाथ ने मुझे थमाई थी वो वही रही हो जो आप उसके पास पहुंचा कर आई थी। वो तो ज़रूर वही होगी। गोपीनाथ के पास 2 रिवॉल्वर तो हो ही नहीं सकती। सुनील खामोश हो गया। इंस्पेक्टर, गोपीनाथ उत्तेजित स्वर में बोला, इससे और भी साबित होता है कि सुनील ने रिवॉल्वर्स में हेराफेरी की थी। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि गोली इसने मेरी ही रिवॉल्वर से चलाई थी। फिर इसने वो दूसरी रिवॉल्वर मेरे सर थोप दी थी जिसमें एक खाली कारतूस था। अगर ये कहता है कि मेरी गन में एक खाली कारतूस था तो उसी गन में से इसके द्वारा चला चुकने के बाद उस रिवॉल्वर में 2 खाली कारतूस हो जाने चाहिए थे। वो मेरे वाली रिवॉल्वर इसने कहीं गायब की है। इससे पूछिए वो रिवॉल्वर कहाँ है। ये क्यों नहीं हो सकता? सुनील बोला कि तुम्हारी बीवी ने खाली कारतूस की जगह नई गोली भरकर रिवॉल्वर तुम्हें सौंपी हो। और मिला के पास नई गोली कहाँ से आई? जहाँ से रिवॉल्वर आई। क्या तुमने खुद कबूल नहीं किया था कि तुम्हारे ऑफिस की चाबी तुम्हारी बीवी के पास भी है? हो माय गॉड! गोपीनाथ असहाय भाव से बोला। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मिस्टर सुनील, आप ये कहना चाहते हैं कि मंगलवार रात को मैंने अपने पति के ऑफिस में जाकर इनकी रिवॉल्वर निकाली, उससे मनमोहन का खून किया, खाली कारतूस की जगह गोली भरी और रिवॉल्वर वापस अपने पति के ऑफिस में रखाई? आपने ऐसे ही किया था? हरगिज़ भी नहीं। ओके, आई टेक योर वर्ड फॉर इट। थैंक यू। लेकिन ट्रेजेडी ये है मैडम कि जितनी आसानी से मैंने आपकी बात पर विश्वास कर लिया उतनी आसानी से मेरी बात पर विश्वास करने को कोई तैयार नहीं है। कोई कुछ नहीं बोला। मिस्टर गोपीनाथ, थोड़ी देर बाद प्रभुदयाल बोला, आपको मालूम है आपके ऑफिस में सुनील ने जो गोली चलाई थी वो खिड़की की चौखट में धंस गई थी। हाँ, उस घटना की खबर लगने के बाद जब मैं आपके ऑफिस में पहुंचा था तो उस गोली को मैंने चौखट से गायब पाया था। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका सीधा जवाब दीजिए। क्या वो गोली चौखट में से आपने निकाली थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। आपको मालूम है वो गोली वहाँ से किसने निकाली थी? नहीं। कोई अंदाज़ा किसकी दिलचस्पी उस गोली को वहाँ से गायब करने की हो सकती थी? गोपीनाथ ने मुंह से उत्तर नहीं दिया। उसने जलती आंखों से सुनील की ओर देखा। गोपी, तुम ये कहना चाहते हो कि? सुनील बीच में बोल पड़ा। ओके। एकाएक प्रभुदयाल खड़ा हो गया। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर नाइस कोऑपरेशन। ओके। उर्मिला मुस्कुराई। गोपीनाथ खामोश बैठा रहा। आओ, प्रभुदयाल सुनील से बोला। उसने मेज पर पड़ी रिवॉल्वर उठा ली और सुनील उसके साथ हो लिया। दोनों इमारत से बाहर निकले। सुनील बाहर आकर प्रभुदयाल बोला, सुनील सच सच बताओ, तुमने रिवॉल्वर्स में कोई हेराफेरी की थी? प्रभु, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने रिवॉल्वर्स में कोई हेराफेरी नहीं की थी। और अगर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूँ तो मुझे गोपीनाथ की बीवी को हत्यारा मानना पड़ेगा। फिर मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि शीला ज्ञानचंदानी हत्यारी नहीं है। शीला खुद क्या कहती है? पहले तो वो कुछ कहती थी लेकिन अब तो वो ज़बान ही खोलकर राजी नहीं। अब वो कहती है कि वो अपने बचाव के लिए ना कुछ कहना चाहती है ना कुछ करना चाहती है। वो कहती है कि अगर हम लोग उसे हत्यारी साबित कर सकते हैं तो बेशक उसे फांसी पर चढ़ा दो। अब तो यही उसका पहला और आखिरी जवाब है। अब वो कोई भी कैसा भी बयान देने से सरासर इनकार कर रही है। अब तो वो ये भी नहीं कहना चाहती कि वो बेगुनाह है। कमाल है। रिपोर्टर साहब, मेरी ये समस्या है कि मेरे पास उर्मिला के खिलाफ कुछ नहीं, लेकिन शीला ज्ञानचंदानी के खिलाफ मेरे पास बहुत कुछ है। मैं कत्ल के समय
घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी निर्विवाद रूप से साबित कर सकता हूँ। फिर मर्डर वेपन मैंने उसके फ्लैट से बरामद किया है। फिर कन्हैया लाल सजनानी ने जो कुछ किया है उससे भी साफ लगता है कि वो शीला को हत्यारा समझता था। खुद तुमने चोरों की तरह होटल से भागकर निकलने में उसकी मदद की थी, और इस बात से इनकार मत करना कि शीला को हत्या की रात को होटल के पिछवाड़े से तुमने लिफ्ट दी थी, क्योंकि मैं अभी तुम्हारा आमना सामना उस आदमी से करवाने जा रहा हूँ जो तुम्हारी इस करतूत का चश्मदीद गवाह है। ज़रूरत नहीं, मैं अपना यह अपराध कबूल करता हूँ कि मैंने सेसिल होटल के पिछवाड़े से शीला को लिफ्ट दी थी। तुम्हारे चश्मदीद गवाह ने जो देखा था ठीक देखा था। प्रभुदयाल ने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। जानते हो, कुछ क्षण बाद वो बोला, अगर शीला ज्ञानचंदानी पर हत्या का अपराध साबित हो गया तो अपराध में उसकी मदद करने के इल्ज़ाम में तुम भी नप जाओगे। अगर शीला का कोई अपराध साबित हो गया तभी मैं नपूंगा ना। वो तो होगा ही, देखते हैं। सुनील, एक ना एक दिन तुम ज़रूर जेल जाओगे। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जो होगा देखा जाएगा। सच बता दो सुनील, तुमने गोपीनाथ के ऑफिस में खिड़की की चौखट में से गोली निकाली थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मालूम है गोली किसने निकाली है? नहीं, लेकिन उस गोली को वहाँ से निकालने की सबसे ज़्यादा सुविधा गोपीनाथ को ही थी। अपनी बीवी के बचाव की खातिर हो सकता है उसने गोली वहाँ से निकाल कर गायब कर दी हो। इस बात की पूरी संभावना है। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो गोली वहाँ से बेटे ने नहीं बाप ने निकाली हो। शीला को बचाने की खातिर कन्हैया लाल सजनानी पहले से ही बहुत कुछ कर चुका है। जैसे गोपीनाथ अपनी बीवी की खातिर ये गोली चौखट से निकाल कर गायब कर सकता है, वैसे ही उसका बाप भी तो शीला की खातिर ऐसा कर सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि अपने बेटे के ऑफिस की चाबी उसके पास ही थी। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। सुनील को स्वीकार करना पड़ा। मैं अभी कन्हैया लाल सजनानी को तलाश करके उससे उस चौखट वाली गोली के बारे में पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल, ज़रूर पूछो। सुनील, फ़िलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी के तौर पर कह रहा हूँ, गायब मत हो जाना। अरे मैंने कहाँ जाना है इंस्पेक्टर साहब, मैं तो हाजिर ही हाजिर हूँ। मेरा तो मरना जीना इसी शहर में है। गुड, लेकिन जाने से पहले एक बात तो बताते जाओ। क्या? तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि हत्या की रात को मैं भी मनोहर लाल से मिलने उसके स्वीट में गया था? मनोहर लाल के स्वीट में टेलीफोन के पास रखे पैड पर मैंने तुम्हारा नाम लिखा पाया था। फिर बाद में मुझे नागपाल से मालूम हुआ कि जिस आदमी ने घटनास्थल के समीप शीला को लिफ्ट दी थी उसकी गाड़ी पर ब्लास्ट का नाम लिखा था। इन दोनों बातों से जो नतीजा मैंने निकाला वो 2+2 4 जैसा आसान था। हो, सुनील चिंतित स्वर में बोला। फिर प्रभुदयाल अपनी जीप पर सवार हुआ और वहाँ से विदा हो गया। सुनील ने रमाकांत की गाड़ी इम्पाला को मैजेस्टिक सर्कल पर कन्हैया लाल सजनानी के ऑफिस के सामने ले जाकर खड़ा किया। ये देखकर उसे बड़ा संतोष हुआ कि पुलिस की जीप वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। उसे डर था कि सजनानी की तलाश में प्रभुदयाल कहीं वहीं ना आया हो। यहाँ का रुख करने से पहले उसने ब्लास्ट के ऑफिस में फ़ोन किया था तो रेणु ने बताया कि मनोरमा का 2-3 बार फ़ोन आ चुका था और उसने सुनील के लिए संदेशा छोड़ा था कि वो फ़ौरन सजनानी के ऑफिस में पहुँचे। सुनील ऑफिस में पहुँचा। मनोरमा उसे देखते ही शांति की लंबी सांस लेकर बोली, शुक्र है तुम आ गए सुनील। क्या बात हो गई? बहुत घबराई हुई लग रही हो। बड़ी भयंकर बात हो गई सुनील, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे तुम ना मिल रहे थे ना सजनानी साहब। सजनानी यहाँ नहीं है? नहीं। हुआ क्या है? सुनील ये देखो। उसने अपनी मेज़ के दराज में से एक तौलिया निकाल कर सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने देखा कि उस तौलिए पर सेसिल होटल का नाम कड़ा हुआ था। उस पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। ये तौलिया कहाँ से मिला तुम्हें? उस सामने वाली फाइलिंग कैबिनेट से। मैं कुछ पुरानी फाइलों को तलाश रही थी, उसके लिए मैंने कैबिनेट खोला तो फाइलों के पीछे से मुझे ये तौलिया निकल आया था। ओह सुनील, ये तौलिया ज़रूर सजनानी साहब ने यहाँ छुपाया था। वो पुरानी फाइलों की कैबिनेट है ना, वो उसे ना अक्सर खोलते नहीं हैं। उन्होंने ज़रूर वक्ती तौर पर तौलिया यहाँ छुपाया होगा, लेकिन बाद में इसे यहाँ से निकाल कर कहीं फेंक देना भूल गए होंगे। हे भगवान सुनील, ये क्या गोरख धंधा है? कहीं सजनानी साहब ने तो खून नहीं किया? सुनील सोच में पड़ गया। जेल में तो बेचारी शीला पड़ी है और खून मुझे लगता है सजनानी साहब ने। तभी दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने भीतर कदम रखा। सबसे पहले उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा, फिर उसकी निगाह सुनील और मनोरमा के बीच मेज़ पर पड़े तौलिए पर पड़ी। उसके चेहरे के भावों में तुरंत परिवर्तन आया।
उसने झपट कर तौलिया उठा लिया। उसने कुछ क्षण तौलिए का मुआयना किया, फिर बोला, ये तौलिया यहाँ कहाँ से आ गया? मनोरमा ने पुरानी फाइलों की कैबिनेट की तरफ संकेत कर दिया। मुंह से बोलो, इशारों में नहीं। वो तौलिया उस फाइलिंग कैबिनेट में था सर। कैबिनेट में कैसे पहुंचा? मुझे नहीं मालूम। मैंने तो ये कैबिनेट खोली तो तौलिया मुझे अंदर पड़ा में दिखाई दिया। किसने रखा कैबिनेट में तौलिया? सर मुझे नहीं मालूम। सजनानी साहब कहाँ हैं? नहीं पता। आज वो यहाँ आए थे? नहीं। कहीं से फ़ोन आया था उनका? नहीं। अच्छी सेक्रेटरी हो तुम, साहब की खबर नहीं रख सकती हो कि वो कहाँ है? सर वो मैं उनकी रेगुलर सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बुधवार से यहाँ आ रही हूँ। रेगुलर सेक्रेटरी कहाँ गई? वो सजनानी ने मंगलवार रात को उसे नौकरी से निकाल दिया था, सुनील ने बोला, ताकि उसकी करतूत की कोई शहादत ना रहे। क्या मतलब? इस तौलिया की यहाँ बरामदगी साफ जाहिर कर रही है कि कत्ल सजनानी ने किया था। क्या नाम था उस सेक्रेटरी का? मंगला, सुनील बोला। मंगला, वही जो बुधवार तक तुम्हारे साथ थी जब तुम एक टैक्सी पर सवार होकर ब्लास्ट के ऑफिस तक पहुंचे थे, जिसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे थे और जो तुम्हें उतारकर उसी टैक्सी पर आगे कहीं चली गई थी। जी सर, वही। तुमने मुझे उसका पता भी बताया था, 14 कमर्शियल स्ट्रीट। और तुम्हारा क्या नाम है? प्रभुदयाल मनोरमा की ओर आकर्षित होकर बोला, जी वो मनोरमा। अगर सजनानी यहाँ आए या उसका फ़ोन आए तो उसे कह देना फ़ौरन पुलिस हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के पास पहुँचे। लेकिन सर मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, कोई बड़ा सा लिफाफा है यहाँ? मनोरमा ने एक 10 गुणा 12 इंच का आकार का लिफाफा उसे थमा दिया। प्रभुदयाल ने तौलिया लिफाफे में डाल लिया, दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर वो ठटका, सुनील की तरफ घूमा। और तुम कोई शरारत करने की कोशिश मत करना रिपोर्टर साहब, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। कैसी शरारत? तुमने कहा था कि मंगला तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मेरे से पहले उसे घर पहुंचकर उसे आगाह करने की कोशिश मत करना कि मैं उसके भूतपूर्व बॉस की करतूत के बारे में उससे पूछताछ करने जा रहा हूँ। तुम्हारे पास तो विलायती कार है, तुम उस पर मेरी जीप से पहले कमर्शियल स्ट्रीट पहुँच सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ मुझसे पहले पहुँच गए थे। मैं अगर ऐन वक्त पर यहाँ ना पहुँचा होता तो तुमने तो इस तौलिया को गायब कर देना था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं सुनील, कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मेरे से पहले मंगला के पास पहुंचकर उसे सजनानी के हक में कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की कोशिश करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें मुझसे ऐसा हरकत का खतरा है तो तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने रहूँगा, तो तुम्हें गारंटी रहेगी कि ना मैंने मंगला को कोई पट्टी पढ़ाई है और ना मैंने सजनानी को उसके सर पर मंडराते खतरे से आगाह किया है। प्रभुदयाल को ये बात जच गई। चलो, और सुनील फौरन उसके साथ हो लिया। वो सड़क पर आकर प्रभुदयाल के साथ पुलिस की जीप में सवार हो गया और जीप तुरंत आगे बढ़ गई। अब मेरी समझ में आ रहा है, प्रभुदयाल बोला, कि शीला ज्ञानचंदानी अपनी ज़बान क्यों नहीं खोलना चाहती। उसे कोई बयान देने से इनकार क्यों है? क्यों है? अब तो साफ जाहिर हो रहा है, कत्ल सजनानी ने किया है। सजनानी का क्योंकि शीला से इश्क प्यार का रिश्ता है, इसलिए शीला अपने मुंह से कोई बात नहीं निकालना चाहती जिसकी वजह से सजनानी फंस सकता हो। सजनानी ने शीला को जो रिवॉल्वर दी थी उसे शीला ने ज़रूर खोल कर देखा होगा। उसने रिवॉल्वर में एक खाली कारतूस देखा होगा तो फ़ौरन समझ गई होगी कि मनोहर लाल का खून सजनानी ने किया है। फिर इस थ्योरी के मुताबिक मैं ये भी मान सकता हूँ कि गोपीनाथ के ऑफिस में तुमने रिवॉल्वर की अदला बदली नहीं की थी। गोपीनाथ ने तुम्हें अपनी रिवॉल्वर थमाई, तुमने उसमें से एक गोली चलाई थी और रिवॉल्वर वापस गोपीनाथ को थमा दी थी। फिर वही रिवॉल्वर गोपीनाथ तुम्हारे साथ शीला के फ्लैट पर जाकर उसे सौंप आया था। शीला के पास पिता वाली रिवॉल्वर पहले से मौजूद थी। पिता को बचाने के खातिर उसने बेटे वाली रिवॉल्वर ये पिता वाली रिवॉल्वर से बदल दी। उसने गोपी की रिवॉल्वर छुपा ली और उसके स्थान पर मेज़ पर सजनानी वाली रिवॉल्वर रख दी जिससे कि कत्ल हुआ था। सुनील, रिवॉल्वरों की अदला बदली तुमने नहीं, शीला ने की थी। बड़ी चतुराई से खूनी रिवॉल्वर को गोपीनाथ द्वारा लाई रिवॉल्वर में बदल दिया ताकि हम गोपीनाथ पर शक करें या उसकी बीवी पर शक करें, जैसा कि हमने किया था। प्रभुदयाल एक क्षण फिर रुका और बोला, मेरी गलती ये है कि मैं शीला के फ्लैट पर गया।
मैंने वहाँ मेज़ पर रखी रिवॉल्वर देखी, उसकी नाल सूंघी तो पाया कि हाल ही में चलाई गई थी। मैंने चैम्बर में खाली कारतूस भी पाया। मैंने रिवॉल्वर को अपने अधिकार में किया और तलाश बंद कर दी। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि इस केस में वैसी एक नहीं 3 रिवॉल्वर का दखल था, तो मैं अपनी तलाश उस रिवॉल्वर के अनायास मिल जाने पर बंद नहीं कर देता। मैं फ्लैट की मुकम्मल तलाशी लेता तो वहाँ से एक और रिवॉल्वर ज़रूर बरामद होती। फिर केस इतना पेचीदा ना बन पाता जितना कि इस वक्त बना हुआ है। सुनील ने बड़ी गंभीरता से हुंकार भरी। मुझे ये भी सोचना चाहिए था कि सजनानी की 3 रिवॉल्वर में से एक रिवॉल्वर गायब है। कत्ल की रात को सजनानी ने शीला को एक गन दी थी। उससे अगले रोज़ उसके लड़के गोपीनाथ ने भी एक रिवॉल्वर शीला को दी थी। लेकिन हमने शीला के फ्लैट की तलाशी में सिर्फ एक रिवॉल्वर बरामद की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी रिवॉल्वर कहाँ गई? पुलिस शीला के फ्लैट पर दोबारा नहीं गई थी। हम गए थे। हमने दूसरी बार किन्हीं अन्य सूत्रों को तलाश में उसके फ्लैट की दोबारा तलाशी भी ली थी, लेकिन हमें कोई और रिवॉल्वर नहीं मिली थी। इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि तब तक दूसरी रिवॉल्वर को शीला निश्चय ही गायब कर चुकी थी। उसके पास गोपीनाथ द्वारा उसे दी गई रिवॉल्वर गायब कर देने के लिए बहुत वक्त था। सुनील, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुमने रिवॉल्वर की अदला बदली नहीं की। अगर गोपीनाथ सच बोल रहा है, अगर उसकी बीवी सच बोल रही है, तो सारी शरारत शर्तिया शीला ज्ञानचंदानी की है। हमें मालूम है कि सजनानी हत्या की रात को 8:15 बजे के करीब मनोहर लाल से मिला था। वहाँ आत्मरक्षा की खातिर या किसी और वजह से सजनानी को मनोहर लाल पर गोली चलानी पड़ गई। फिर जब 8:30 बजे शीला वहाँ पहुँची तो शायद उसने सजनानी को वहाँ से कूच करते देख लिया। बाद में उसने मनोहर लाल की लाश देखी। उसके बाद में जब सजनानी ने उसे अपनी रिवॉल्वर दी तो उसने देखा कि उसमें से गोली चली हुई थी। वो फ़ौरन समझ गई कि मनोहर लाल का खून सजनानी के हाथों हुआ था। फिर बाद में जब गोपीनाथ ने भी उसे अपनी रिवॉल्वर दे दी तो शीला ने सजनानी को बचाने के लिए गोपीनाथ वाली रिवॉल्वर तो गायब कर दी और सजनानी की 2 रिवॉल्वर के बारे में उसने ये जाहिर किया कि वास्तव में वही रिवॉल्वर उसे गोपीनाथ ने दी थी। उसकी इस शरारत की वजह से गोपीनाथ की बीवी पर हमारा शक मजबूत हुआ। तभी जीप मोड़ काट कर कमर्शियल स्ट्रीट पर दाखिल हुई। यानी कि अब तुम्हें गारंटी है कि कातिल सजनानी है? सुनील बोला। उसके अलावा और कोई कातिल हो भी नहीं सकता, प्रभुदयाल बोला। ड्राइवर को बता देना 14 नंबर इमारत कौन सी है। सुनील ने संकेत पर ड्राइवर ने एक इमारत के सामने जीप रोकी। फिर वो प्रभुदयाल के साथ जीप से उतरकर इमारत में दाखिल हुआ। दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंचे। सुनील ने मंगला के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा खुद मंगला ने खोला। अपने सामने एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को देखकर वो घबरा गई। घबराने की कोई बात नहीं है मंगला, ये इंस्पेक्टर प्रभुदयाल है, सुनील सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला। ये तुमसे सजनानी साहब के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ओह, आइए अंदर। दोनों भीतर दाखिल हुए। भीतर ड्राइंग रूम में वो एक सोफे पर बैठ गए। मंगला उनके सामने बैठ गई। आप कन्हैयालाल सजनानी की प्राइवेट सेक्रेटरी थी? जी। हाल ही में आपने नौकरी छोड़ी? जी। कब? मंगलवार को। सजनानी से आखिरी बार आप कब मिली थी? मंगलवार को ही। तो सजनानी मंगलवार को राजनगर में था? दिन में तो नहीं थे, रात को आए थे वो। उसने विशालगढ़ से मुझे फ़ोन करके उन्होंने बताया था कि मैं उनके राजनगर पहुंचने तक ऑफिस में ठहरूं। कोई 8:45 बजे वो आए थे और काफ़ी नर्वस और परेशान लग रहे थे। मुझसे एक भी बात करने से पहले उन्होंने अपना कोट उतारकर मेज़ पर फेंका था और बाथरूम में घुस गए थे। बाथरूम में से जब नहा धोकर तरोताज़ा होकर वो बाहर निकले तो लगे मुझसे झगड़ा करने। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैंने भी सोच लिया अब मैं एक क्षण के लिए भी इस आदमी के यहाँ नौकरी नहीं करूँगी। उसने ऐसा कुछ बताया था कि वो विशालगढ़ से सीधा ऑफिस में पहुँचा था या पहले वो कहीं और भी गया था? ज़रूर वो पहले कहीं और गए होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी अभी अभी एक ऐसे आदमी से बात हुई थी जिसके बारे में उन्हें पता लगा था कि वही शीला के बाप गोविंद ज्ञानचंदानी का हत्यारा था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो 11 बजे उनसे फिर मिलने जाने वाले थे। उस आदमी का क्या नाम लिया था? नाम तो नहीं लिया था, लेकिन वो निश्चय ही मनोहर लाल का जिक्र कर रहे थे। तुम्हें कैसे मालूम? तब तो नहीं मालूम था, लेकिन अब तो मुझे मालूम है ना। अब कैसे मालूम है? अखबारों में पढ़ा कि मनोहर लाल का कत्ल हो गया।
लेकिन मनोहर लाल के कत्ल की अखबार में खबर पढ़कर तुमने ये कैसे सोच लिया कि जिस आदमी का सजनानी जिक्र कर रहा था वो मनोहर लाल ही था? मनोहर लाल के कत्ल के संदर्भ में अखबार में तो सजनानी का नाम एक बार नहीं आया। आज के अखबार में आया है ना? फिर भी तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मंगलवार रात को सजनानी मनोहर लाल का ही जिक्र कर रहा था? वो मेरे ख्याल से तो वो मनोहर लाल का ही जिक्र कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं था तो शायद मेरा ख्याल गलत होगा। सजनानी ने बताया था कि उस आदमी से उसकी बात कैसे हुई थी, वो उससे मिला था या टेलीफोन पर बात हुई थी? ये तो उन्होंने नहीं बताया था। जब सजनानी ने ऑफिस में कदम रखा था तो उसके पास रिवॉल्वर थी? मंगला हिचकिचाई। जवाब दो। जी थी। बाथरूम में जाने से पहले जब उन्होंने अपना कोट उतारकर मेज़ पर फेंका था तो उन्होंने उसके साथ शोल्डर हॉल्स्टर भी उतारकर कोट के पास रख दिया था। तब मैंने रिवॉल्वर की मूठ देखी थी। क्या ये वही रिवॉल्वर थी? प्रभुदयाल ने उसे अपनी जेब से निकालकर रिवॉल्वर दिखाए। ये मैं कैसे कह सकती हूँ, मैंने तो हॉल्स्टर से बाहर झांकती रिवॉल्वर की सिर्फ मूठ देखी थी। हाँ, उसकी मूठ ज़रूर इस रिवॉल्वर जैसी थी। तुम्हारे ख्याल से सजनानी हत्यारा हो सकता है? मैं पुलिस के सामने अपना ख्याल जाहिर नहीं करना चाहती। मेरा ख्याल गलत भी साबित हो सकता है। सुनील ने प्रभुदयाल की तरफ देखा। प्रभुदयाल उठ खड़ा हुआ। थैंक यू मैडम, सहयोग के लिए धन्यवाद। सुनील ने उठने का उपक्रम नहीं किया। प्रभु, जरा 1 मिनट रुको। किस लिए? अरे बैठो तो। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मैंने अभी सजनानी को भी तलाश करके उसे गिरफ्तार करना है। तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो। यार, जीप पर बिठा कर साथ लाए हो, अब क्या यूं ही छोड़ कर चले जाओगे? 1 मिनट नहीं बैठ सकते? क्या चाहते हो तुम? अपने अखबार की खातिर मैं मंगला से 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ। मुश्किल से 2 मिनट लगाऊंगा। अच्छा, प्रभुदयाल बोला, लेकिन उसने बैठने का उपक्रम नहीं किया। मंगला, मूल रूप से तुम कहाँ की रहने वाली हो? विशालगढ़ की। मनोहर लाल को जानती थी? नहीं, वो भी तो विशालगढ़ का रहने वाला था। तो कुछ नहीं। सजनानी के ऑफिस में एक सेफ है। हाँ मालूम है। क्या उसकी चाबी तुम्हारे पास थी? मंगला हिचकिचाई। ये बात मुझे सजनानी से भी मालूम हो सकती है मंगला। हाँ, मेरे पास उस सेफ की चाबी है। तो जब तुम वहाँ नौकरी करती थी तो अपने दफ्तर के काम काज के सिलसिले में वो सेफ अक्सर तुम्हें खोलनी पड़ती होगी? हाँ। उस सेफ में कभी तुमने कोई रिवॉल्वर देखी थी? हाँ, हमेशा देखी थी। वो रिवॉल्वर वैसी ही थी जैसे इंस्पेक्टर साहब ने अभी तुम्हें दिखाई थी? हूबहू वैसी थी? हाँ। तुम्हें मालूम है कि मैजेस्टिक सर्कल पर सजनानी के ऑफिस के पास एक मल्टी स्टोरी इमारत बन रही है। उस इमारत की तामीर में इस्तेमाल होने वाले सामान के बिल ऑफिस में तुम्हारे पास आते थे। तुम उन बिलों की रकम का चेक बनाती थी और फिर उन चेक्स पर सजनानी के साइन करा लेती थी। वो काम तुम्हारे सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ का एक हिस्सा था। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन तुम ये बात क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच नहीं कि तुमने वोल्गा एंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी के हज़ारों रुपयों के बिल्स के चेक सजनानी से साइन करवाए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई कंपनी का अस्तित्व ही नहीं है? क्या ये सच नहीं कि वो कंपनी बोगस है, बिल बोगस थे, लेकिन अपने सर सजनानी के एतबार का फ़ायदा उठाकर तुमने उस कंपनी के नाम काटे मोटी मोटी रकमों के चेक सजनानी से साइन करवाए और इस प्रकार अपनी खातिर या किसी और की खातिर तुमने सजनानी की लाखों की रकम का घोटाला किया? एकाएक मंगला के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। मंगला की सूरत पर एक निगाह पड़ते ही प्रभुदयाल भी चौकन्ना हो गया। उसकी पैनी निगाह मंगला के चेहरे पर टिक गई। और क्या ये भी सच नहीं, सुनील आगे बढ़ा, कि रुपए पैसे का ये तमाम घोटाला तुमने मनोहर लाल के इशारे पर किया और जब इस प्रकार गबन की हुई दौलत में मनोहर लाल ने तुम्हें मुनासिब हिस्सा नहीं दिया तो क्रोध में आकर तुमने उसका कत्ल कर दिया? मंगला के सफ़ेद पड़ गए होठ बोलने के उपक्रम में कागज़ की तरह फड़फड़ाए, लेकिन उसके मुंह से बोल ना फूटा। प्रभु, जरा लड़की को वो खून से सना तौलिया तो दिखा दो। प्रभुदयाल ने लिफाफे में से तौलिया निकाला और उसे मंगला के सामने मेज़ पर डाल दिया, लेकिन मंगला ने तौलिए की तरफ निगाह भी ना उठाई। ये तौलिया सजनानी के दफ्तर में पड़ी एक पुरानी फाइलों के कैबिनेट में से बरामद हुआ है, सुनील बोला। इंस्पेक्टर साहब का ख्याल है कि इसे सजनानी ने वहाँ छुपाया था, लेकिन हकीकतन ऐसा तुमने किया था। अगर ये तौलिया सजनानी ने वहाँ छुपाया होता तो मंगलवार रात से आज तक ये वहाँ पड़ा ना होता। सजनानी कब का उसे नष्ट कर चुका होता, लेकिन मंगलवार रात को सजनानी ने, क्योंकि तुम्हें खड़े पैर नौकरी से निकाल दिया था,
इसलिए तुम्हें वो तौलिया वहाँ से निकालने का आज तक मौका नहीं मिला। कहो मैं झूठ बोल रहा हूँ? एकाएक मंगला ने अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और फफक फफक कर रोने लगी। मंगलवार रात को जब तुम मनोहर लाल से उसके होटल के स्वीट में मिलने गई थी तो तुम सजनानी की सेफ खोलकर उसमें पड़ी रिवॉल्वर साथ लेकर गई थी। वहाँ तुमने उस रिवॉल्वर से मनोहर लाल का कत्ल किया। कत्ल के दौरान या तो खून के कुछ छींटे तुम पर उछल पड़े या किसी और वजह से तुम्हें खून लग गया, जो तुमने वहीं से एक तौलिया उठाकर पहुंचा और तौलिया अपने बैग में रख लिया। तुम वापस ऑफिस लौटी। तुमने वहां पहुंचने के कुछ ही क्षण बाद वहां सजनानी आ गया। उसने अपना कोट और शोल्डर हॉल्स्टर उतारकर मेज़ पर फेंका और बाथरूम में जा घुसा। इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुमने सबसे पहले खून से सने तौलियों को फाइलों के कैबिनेट में छुपाया। फिर तुमने सजनानी के शोल्डर हॉल्स्टर में से उसकी रिवॉल्वर निकालकर सेफ में रख दी और सेफ वाली रिवॉल्वर जिससे तुमने खून किया था सजनानी के शोल्डर हॉल्स्टर में रख दी। मंगला बदस्तूर रोती रही। ये रोना धोना बंद करो, एकाएक प्रभुदयाल कर्कश आवाज़ में बोला। मंगला की हिचकियाँ लेने की आवाज़ आनी बंद हो गई। इधर मेरी तरफ देखो। मंगला ने अपने आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा ऊपर उठाया। तुमने मनोहर लाल का कत्ल किया था? मैंने उस पर गोली चलाई थी, लेकिन मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा था। मैं सिर्फ उसको धमकाने के लिए अपने साथ रिवॉल्वर लेकर आई थी, लेकिन वहाँ पैसे की खातिर मेरा उससे झगड़ा हो गया। बात यहाँ तक बढ़ गई कि वो मुझे मारने की धमकी देने लगा और फिर एकाएक उसने मेरी गर्दन दबोच ली। उस वक्त अगर मैं रिवॉल्वर निकाल कर चलाने में कामयाब ना हो गई होती तो वो निश्चय मेरा गला घोंटकर मुझे मार डालता। गोली लगने पर उसकी छाती से खून का फव्वारा सा छूट पड़ा। खून के छींटे मुझ पर आकर पड़े। मैंने वहीं से एक तौलिया उठाकर खून पूछा और तौलिया और रिवॉल्वर के बारे में जो कुछ सुनील ने कहा था वो सच कहा है? हाँ। तुम कबूल करती हो कि तुमने मनोहर लाल का खून किया है? मैंने अपनी रक्षा के लिए गोली चलाई थी। वजह कुछ भी रही हो, खून तुमने किया है। गोली तुम्हारे हाथों चली। हाँ। मैं तुम्हें मनोहर लाल के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। मंगला एकाएक और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुनील, रमाकांत, कन्हैया लाल सजनानी और शीला ज्ञानचंदानी यूथ क्लब में रमाकांत के ऑफिस में बैठे थे। रमाकांत मेज़ के पीछे अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने पड़ी 3 कुर्सियों पर सुनील, शीला और सजनानी बैठे थे। मेज़ पर एक जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की खुली हुई बोतल रखी थी। सजनानी, रमाकांत और सुनील के हाथों से विस्की के गिलास थे। शीला के सामने टमाटो जूस का लंबा गिलास रखा था। साईं, सजनानी बोला, बड़ी शुक्रानी ये फसाद ख़त्म हुआ। सजनानी, सुनील बोला, जैसा तुम समझ रहे थे कि कत्ल शीला ने किया था, वैसे ही शीला भी समझ रही थी कि कत्ल तुमने किया था। बड़ी तुम ऐसा क्यों समझ रही थी? नी, सजनानी ने कहा। वो मंगलवार रात को, शीला धीरे से बोली, जब मैं सेसिल होटल पहुंची थी तो मैंने वहां आपको अपनी कार पर सवार होकर वहां से रवाना होते देखा था। मैंने तो तुम्हें नहीं देखा था। नी, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने आपको देखा था। बाद में जब आप मेरे फ्लैट पर आए और आपने मुझे रिवॉल्वर दी तो मैंने उसमें खाली कारतूस पाया। उस रिवॉल्वर की नाल में से उस वक्त भी बारूद की गंध आ रही थी। उन हालात में मैंने यही समझा कि मनोहर लाल का खून आपके हाथों से हो गया। अगले दिन अब गोपी सुनील के साथ मेरे फ्लैट पर आया। उसने भी मुझे एक वैसी ही रिवॉल्वर दी जिसमें कि एक खाली कारतूस था। तो मैं फ़ौरन समझ गई कि वास्तव में सुनील क्या चाहता था। मैं ये चाहता था कि पूछे जाने पर तुम कहो कि गोपी की दी रिवॉल्वर ही वो रिवॉल्वर थी जो सजनानी ने तुम्हें दी थी। सुनील ने कहा, तुम रिवॉल्वरों की अदला बदली करो। ये ना मैं चाहता था और ना मुझे सूझा था कि तुमने ऐसा किया होगा। हालांकि तुम्हारे पास एक ही समय में 2 रिवॉल्वरों की मौजूदगी की वजह से तुम्हें ये बात फ़ौरन सूझनी चाहिए थी। मैंने तो तुम्हारे जाते ही मेज पर से गोपी वाली रिवॉल्वर उठा ली थी और उसके स्थान पर सजनानी साहब वाली रिवॉल्वर रख दी थी। गोपी वाली रिवॉल्वर तो मैंने उस वक्त बाथरूम में पानी की टंकी में छुपा दिया था। बाद में जब पुलिस मेरे फ्लैट में आई तो मेज़ पर पड़ी रिवॉल्वर अपने अधिकार में करके चली गई थी, तो मैंने पानी की टंकी में से रिवॉल्वर निकाल ली थी। समीप एक नई इमारत बन रही थी जहाँ के कंक्रीट के पिलर खड़े किए जा रहे थे। मैंने उस रिवॉल्वर को एक पिलर में सीमेंट के साथ डाल दिया था। तो इसलिए तुम कह रही थी कि तुमने रिवॉल्वर ऐसी जगह गायब की है जहाँ से पुलिस तो उसे कभी बरामद नहीं कर सकती, और पुलिस तो छोड़ो, तुम खुद वापस हासिल नहीं कर सकती। जी। उस रात,
सजनानी बोला। जब मैं होटल में मनोहर लाल से मिलने गया तो उसने मुझे स्वीट के भीतर दाखिल ही नहीं होने दिया था, क्योंकि भीतर पहले से कोई और मौजूद था। साईं, वो कोई ज़रूर मंगला रही होगी। मनोहर लाल के उस वक्त के मूड से भी ऐसा लग रहा था कि मंगला और उसमें चलती किसी तकरार के दौरान मैं वहाँ पहुँचा था, इसलिए उसने उस वक्त मुझे टाल दिया था और दोबारा 11 बजे आने को कहा था। 8 बजे जब मैं मनोहर लाल से मिलने गया था, सुनील बोला, तो मेरी मौजूदगी के दौरान मनोहर लाल को जो टेलीफोन आया था वो ज़रूर मंगला का ही था। मनोहर लाल ने उससे सिर्फ 2 मिनट का वक्त मांगा था। इससे साबित होता है कि उसने होटल के रिसेप्शन से ही उसे फ़ोन किया था। मनोहर लाल ने जब मुझे चलता कर दिया था तो मैंने होटल के बाहर आकर उसके मुख्य द्वार की खूब निगरानी की थी, लेकिन मंगला मुझे दिखाई नहीं दी थी। जब मैं लिफ्ट द्वारा नीचे आ रहा था, ठीक उसी समय शायद वो दूसरी लिफ्ट द्वारा ऊपर जा रही थी, इसलिए मुझे ना दिखाई दी हो। मैंने तो इस उम्मीद में पिछवाड़े के भी चक्कर लगाए थे कि शायद मनोहर लाल से जो मिलने आने वाला था वो पिछवाड़े के रास्ते से आए। पिछवाड़े में मुझे मंगला तो दिखाई दी नहीं, अलबत्ता हड़बड़ाहट में सीढ़ियाँ उतरकर शीला आती दिखाई दे गई। शीला, वास्तव में तो तुम इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि वहाँ पहुँचने पर तुम्हें मनोहर लाल के स्थान पर उसकी लाश देखी थी। हाँ, लाश देखकर मेरे छक्के छूट गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई वहाँ देखे, इसलिए मैंने पिछवाड़े के रास्ते वहाँ से चुपचाप निकल जाना ही सही समझा। असल में मनोहर लाल ने तुम्हें होटल नीलम के तुम्हारे हिस्से की कोई ऑफ़र नहीं दी थी। तुमने यूं ही कह दिया था कि वो तुम्हें 1.5 लाख रुपए ऑफ़र कर रहा था। हाँ, और तुम्हारे होते मनोहर लाल को आए टेलीफोन वाली बात तुमने झूठ कही थी, सुनील बोला। हाँ, ये बात तो मैंने अपने पिछवाड़े के रास्ते से वहाँ से निकलने की कोई मुनासिब वजह तुम्हें बताने की खातिर गढ़ ली थी, और उसी बात को बल देने की खातिर मैंने ये कह दिया था कि शायद मनोहर लाल गोपी की बीवी से बात कर रहा था। वास्तव में तो जब मैं मनोहर लाल के स्वेट पर पहुंची थी तो मुझे वहाँ उसकी खून के तालाब में डूबी पड़ी लाश दिखाई दी थी। मैं ये देखने के लिए कि वो जिंदा था या मर गया, जब उसके ऊपर झुकी तो मेरे हाथों को भी खून लग गया और मेरा एक पाँव भी खून के तालाब में पड़ गया। मैंने सैंडल उतारकर हाथ में ले ली और बाथरूम में जाकर अपने हाथ और अपने सैंडल को खूब मल मल कर धोया। अपने फ्लैट पर पहुंचकर मैंने सैंडल को फिर धोया, लेकिन पुलिस फिर भी ये साबित करने में कामयाब हो गई कि मेरे सैंडल को खून लगा था। तुम्हारी खामोशी की वजह तुम्हारी फांसी की सज़ा हो सकती थी, सुनील बोला। हाँ, मुझे मालूम है। सजनानी ने अपने ग्लास में से विस्की का एक बड़ा सा घूंट पिया। गोपी, बड़ी लख दी लानत हुई। फिर एकाएक वो यूं बोला जैसे उसका लड़का उसके सामने खड़ा हो। लड़के को क्यों कोस रहे हो सजनानी? बड़ी, और क्या करूँ नी? देखो, शीला जैसी लड़की को छोड़कर वो क्लब में नाचने वाली लड़की से शादी कर ली। अगर उसे अपनी बीवी के तौर पर एक क्लब में नाचने वाली लड़की पसंद है तो इससे अब तुम्हें क्या एतराज़? एतराज़ तो मुझे बहुत है साईं। यूँ कहूँ कि मेरे एतराज़ की परवाह कौन करता है। कई क्षण कोई कुछ ना बोला। अंत में शीला ने चुप्पी तोड़ी। अब होटल नीलम की बिक्री का क्या होगा? जो होगा सामने आ जाएगा। अगर सारे फसाद की जड़ मनोहर लाल खुद था तो उसकी मौत के बाद होटल नीलम खरीदने में शायद किसी को भी दिलचस्पी ना रहे, लेकिन अगर वो किन्हीं और लोगों का प्रतिनिधि था तो कोई ना कोई तो फिर तुम्हारे और मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात की गारंटी है। किस बात की? इस बार जो कोई भी हमारे पास आएगा वो मनोहर लाल की तरह डराता धमकाता या गरजता बरसता नहीं आएगा। वो दब कर आएगा, खामोशी से खरीदारी मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। सजनानी, सुनील बोला, तुम्हें मालूम हो गया है ना कि वोल्गा एंटरप्राइजेस के नाम के बोगस चेक तुमसे साइन करवाकर मंगला तुम्हें लाखों का थूक लगा चुकी है। हाँ साई, वो पुटरी तो हद से ज़्यादा लानत निकली। अपनी करतूतों का फल तो मिल ही गया ना उसे। हाँ, वो तो है नहीं। सुनील, रमाकांत पहली बार बोला, ये अभी तक पता नहीं लग सका कि वोल्गा एंटरप्राइजेस की स्टेशनरी किस प्रिंटर ने छापी थी। अब उसका पता लगाने की ज़रूरत भी नहीं। मनोहर लाल की करतूतें मंगला के मुंह से सुन चुकने के बाद अब इस बात की कोई अहमियत नहीं रह गई। मुमकिन है वो स्टेशनरी मनोहर लाल ने विशालगढ़ से छपवाई हो। रमाकांत, केस तो निमट गया, लेकिन इसकी एक बात है जो अभी भी रहस्य बनी हुई है। क्या? गोपी के ऑफिस की चौखट में से वो गोली कहाँ गायब हो गई जो मैंने वहाँ चलाई थी? रमाकांत के चेहरे पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट प्रकट हुई। उसने बड़े इत्मीनान से अपना सिगरेट का एक लंबा कश लगाकर उसे एशट्रे में झोंका, अपने सामने रखा विस्की का गिलास खाली किया
और फिर अपने मेज़ के दराज में हाथ डाला। दराज में से हाथ निकाल कर उसने सुनील के आगे कर दिया। सुनील ने देखा हाथ की मुट्ठी बंद थी। क्या है? रमाकांत ने मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक गोली रखी थी। रमाकांत, ये गोली तुमने कहाँ से निकाली? वहाँ से कब? वीरवार सुबह जब मैं तुम्हारे पास आया था तो मैंने तुम्हें उस गोली की बहुत चिंता करते पाया था। तुमने ये भी कहा था कि तुम खुद गोली वहाँ से निकाल लाने का हौसला नहीं कर सकते। तुम्हारे फ्लैट से निकलकर मैं सीधा वहाँ पहुँचा और गोली निकाल कर लाया। ओह, तो इसलिए उस रोज़ तुम मुझे अपनी कार में लिफ्ट नहीं दे रहे थे? हाँ, मैं नहीं चाहता था तुम्हें मेरे इरादे की भनक पड़ जाए। लेकिन तुमने गोली कैसे निकाली? किसी ने तुम्हें देखा नहीं? अगर मैं गोपी के ऑफिस में घुसता तो मुझे बहुत लोग देखते, लेकिन मैं तो पिछवाड़े की उस गली से चला गया था जहाँ की वो खिड़की खुलती थी, जिसकी चौखट में गोली धंसी हुई थी। मैं अपनी कार की छत पर चढ़ गया था और मैंने चाकू से चौखट को छील कर गोली निकाल ली। तुमने ऐसा मेरे खाते किया? फिर क्या हो गया? यार नहीं हो तुम? रमाकांत आंखें निकाल कर बोला। लेकिन फिर भी, अरे यार, दोस्तों के खाते कुछ भी। सुनील का दिल भर आया। इसी बात पर रमाकांत बोतल की ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला, अमरीक सिंह काले बिल्ले का एक और जाम हो जाए। उस रोज़ ड्रिंक्स का वो दौर रात के 3 बजे तक चला। और इसी के साथ ये नावल ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए नावल के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।